नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे प्यारे भारतवर्ष के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन अंग्रेजी शासन की गुलामी से भारत को आज़ादी मिली थी। भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल तक शासन किया या भारत में ब्रिटिश शासन कितने साल तक चला, इस तथ्य को लेकर लोगों में काफ़ी उलझनें रहती हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेज सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो बहुत से बुद्धिजीवी उसी समय से जोड़कर कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 350 वर्षों तक राज किया। लेकिन आज मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, तब उसका प्रमुख उद्देश्य पूर्वी एशिया के हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करना था, विशेषकर मसालों का व्यापार। यानी कि उस समय यह एक राजनीतिक संस्था न होकर सिर्फ एक व्यापारिक संगठन था। लेकिन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लॉयड और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए प्लासी के युद्ध को मैं इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं, क्योंकि इसके बाद ही भारत में प्रशासनिक रूप से ब्रिटिश शासन के स्थापित होने की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और इसी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासन 1757 से लेकर 1947 तक कुल 190 सालों तक चला। क्लियर हो गया? अब चलिए 15 अगस्त से जुड़ी कुछ शब्दावलियों को हिंदी और अंग्रेजी में जानते हैं, जिसकी जानकारी होने के बाद किसी के साथ वार्तालाप करने के दौरान आपको स्पेशल बनाएगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगे और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। फिर स्वतंत्रता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीडम, लिबर्टी, दोनों बोलते हैं ना। इंडिपेंडेंस तो बोलते ही हैं, इसके अलावा पर्यायवाची के रूप में फ्रीडम मतलब ही स्वतंत्रता आज़ादी होता है, और लिबर्टी मतलब भी स्वतंत्रता आज़ादी होती है। तीनों शब्द इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर अगला है गुलामी। जब हम किसी की गुलामी करते हैं ना तो उसको स्लेवरी बोलते हैं, स्लेवरी। गुलाम को इंग्लिश में स्लेव बोला जाता है, स्लेव। परतंत्र, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन होना, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। पराधीनता मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहना, उसके रहमो करम पे रहना, मतलब हम गुलामी में रहना। पराधीनता मतलब होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंट से ही डिपेंडेंसी बना हुआ है। ठीक। विजय, जो भारत को जो विजय मिली 1947 में, जो आज़ाद हुआ, तो विक्ट्री बोला जाता है। विक्ट्री, विजय मतलब विक्ट्री बोला जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, भारत को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने शौर्यता वीरता का परिचय दिया। कुछ लोग उसमें हिंसक रूप से और कुछ लोग अहिंसक रूप से भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिए। उनको बोला जाता फ्रीडम फाइटर। क्या बोला जाता है? स्वतंत्रता सेनानी को फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। फिर है तोप को कैनन, इंग्लिश में कैनन बोलते हैं। सलामी देना, उसको इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्यूट। जैसे किसी को 21 तोपों की सलामी दिया जाता है तो वो कैनन से उनको सैल्यूट किया जाता है, मतलब 21 बार तोप के गोले छोड़े जाते हैं। या फिर हाथ से, हम जब आर्मी वाले कैसे किसी को सैल्यूट देते हैं तो अपने दाहिने हाथ को मस्तक पे ले जाकर सैल्यूट करते हैं, उसे सैल्यूट बोला जाता है। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियट। देशभक्ति इसी से बना हुआ है ना, तो पैट्रियोटिक या पैट्रियोटिज्म दोनों बोला जाता है ना। देशभक्ति की भावना यानी पैट्रियोटिक फीलिंग जो भी है भरता है। अब ये जो 2 शब्द हैं, पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक, इसका ये इंडिपेंडेंस डे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि इन दोनों की स्पेलिंग में और उच्चारण में बहुत कम अंतर पाया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हम जैसे पितृसत्तात्मक समाज को पैट्रियोटिक सोसाइटी भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त होता है, और पितृसत्ता को पैट्रियार्की, क्या बोलते हैं? पैट्रियार्की। एक रूल्स आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आर के पहले वॉल्स होता है ना, तो आर को पूरा उच्चारित नहीं करते हैं, तो पैट्रियार्की।
ये सी एच से हम क पढ़ रहे हैं ना, सी एच का उच्चारण यहाँ क हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। कब सी एच से च होता है, कब सी एच से स होता है, कब सी एच से क होता है, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पितृसत्तात्मक, क्या बोलते हैं इसको, पैट्रियार्कल। सी एच से यहाँ क ही पढ़ रहे हैं हमने, पैट्रियार्कल। तो अब समझ में आ गया, ये पैट्रियाटिक है, ये पैट्रियार्की है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा शासन जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक डे हमारा कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। मतलब हमारे देश का संविधान उस दिन लागू हुआ था, इसलिए उसे रिपब्लिक डे बोला जाता है। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो नियम बना था उसे गणतंत्र बोला जाता है। फिर है प्रजातंत्र, या दूसरे शब्द में लोकतंत्र भी बोलते हैं, या स्वराज भी बोलते हैं। इसको डेमोक्रेसी, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। अब यहाँ सी के बाद वाई लगा है, इसलिए सी को स ही उच्चारित कर रहे हैं, नहीं तो सी को क उच्चारित किया जाता है। आपको पता होगा ना, सी के बाद जब भी आई, ई या वाई, तीन में से कोई भी एक लेटर हो तो वहाँ पे सी को स उच्चारित करते हैं, बाकी जगह क उच्चारित करते हैं। तो इसी से मिलता जुलता है लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना। फिर इसी के उलट है राजतंत्र, राजशाही। राजा महाराजाओं के ज़माने में जो शासन चला करता था उसको बोलते हैं मोनैकी। क्या बोलते हैं, मोनैकी। ये आ पूरा उच्चारित मत कीजिएगा। फिर आगे है अराजकता। तो अराजकता को बोलते हैं एनार्की। क्या बोलते हैं, एनार्की। यहाँ भी सब का ही उच्चारित किया जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं सी एच को। फिर तानाशाही, लोकतंत्र के उलट होता है तानाशाही शासन। उसमें लोकतंत्र में प्रजा का तंत्र होता है, मतलब लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, और तानाशाही में एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप करता है, एक व्यक्ति। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है, वहाँ पे एक व्यक्ति का ही बात जो है वो शासन कहलाता है, नियम कहलाता है, कानून कहलाता है। ठीक, तो तानाशाही को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, और तानाशाह को क्या बोलते हैं, डिक्टेटर। डिक्टेटर बोलते हैं तानाशाह को, और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही शासन। औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल, जब भारत गुलाम हुआ करता था, उपनिवेश था ब्रिटेन का, यूके का, तो उसे बोलते रहे औपनिवेशिक काल, यानी कि कॉलोनियल पीरियड। क्या बोलते थे, कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश काल को इंग्लिश में बोला जाता है ना। तो हमारा देश 1947 से पहले 1757 से 1947 तक जो था वो कॉलोनियल पीरियड में था। फिर शहीद या हुतात्मा, जो शहीद, कितने देशभक्त लोग प्राणों की आहुति दे दिए, शहीद हो गए, तो शहीद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मार्टर। ठीक, फिर शहीद से शहादत बना है ना, या प्राणाहुति, जिसको बोलते हैं ना इन्होंने अपनी जान दे दी, यानी शहादत दे दिया उन्होंने, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्टरडम। क्या, मार्टरडम। श्रद्धांजलि, जो हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पुष्पांजलि देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिब्यूट। क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि को, ट्रिब्यूट। बलिदान या कुर्बानी, जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानी दी अपने देश के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, सेक्रीफाइस। बलिदान मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, त्याग कर देना, कुर्बान कर देना। अखंडता, अखंडता को बोलते हैं इंटेग्रिटी। क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस कॉम्बैट। संग्राम मतलब होता है कॉम्बैट, तो इंडिपेंडेंस कॉम्बैट होता है स्वतंत्रता संग्राम मतलब। राष्ट्रगान, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान क्या है पता है आपको, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इसको इंग्लिश बोलते हैं नेशनल एंथम। क्या बोलते हैं राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम। और राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे, तो उसको बोलते हैं नेशनल सॉन्ग। ये राष्ट्रगीत है और ये राष्ट्रगान है, याद रखिएगा ना, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। देशभक्ति गीत, इसके अलावा बहुत सारे देशभक्ति गीत फिल्मों में आपने सुना होगा, तो उसको पैट्रियाटिक सॉन्ग बोलते हैं। देशभक्ति मतलब पैट्रियाटिक होता है, गाना मतलब सॉन्ग, पैट्रियाटिक सॉन्ग। राष्ट्रध्वज,
हमारा भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसे नेशनल फ्लैग इंग्लिश में, किसी भी देश के राष्ट्र ध्वज को नेशनल फ्लैग बोला जाता है। और ध्वजारोहण 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी राजकीय आयोजन पर जब ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैग होइस्टिंग। तिरंगा, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर, मतलब 3 कलर, तिरंगा 3 रंग, ट्राई कलर। शासन, राज करना, जो हमारे देश पर राज किया, शासन किया ब्रिटिश, उसे बोलते हैं रूल। रूल मतलब नियम भी होता है, लेकिन रूल मतलब शासन करना भी होता है, राज करना भी होता है ना। अंग्रेज, जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए, तो हम स्थानीय बोलचाल की भाषा में उसे या तो ब्रिटिशर बोला करते थे या फिर वाइट्स बोलते थे। गोरे लोग नहीं बोलते थे गोरों ने हम पर आक्रमण किया, गोरों ने हमें गुलाम बना कर रखा, तो वाइट्स अधिक प्रचलित शब्द है, वाइट्स अंग्रेजों को बोला जाता है। फिर देशवासी या ग्रामीण, उनको क्या बोलते हैं? कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मतलब होता है देशवासी, देश के नागरिक, या कंट्री मतलब देश भी होता है, गांव देहात भी होता है ना, तो उसको ग्रामीण को भी हम कंट्रीमैन ही बोलते हैं। किसी गांव के किसान को, ग्रामीण को, उसे कंट्रीमैन ही बोला जाता है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को मानने वाला, किसी एक धर्म विशेष को न मानकर सभी धर्मों को आदर सम्मान देना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, यानी कि सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर। फिर भाईचारा, बिरादरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी। क्या बोलेंगे? फ्रेटर्निटी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्रांति, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। कोई हिंसक क्रांति को ही सिर्फ क्रांति नहीं बोलते हैं, अहिंसक क्रांति जो किसी की जिंदगी में बदलाव ला दे, किसी देश के अंदर बदलाव ला दे, उसको क्रांति बोला जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी क्रांति हुई, एक तो ये जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, इसके अलावा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, तो उसको भी रिवोल्यूशन बोला जाता है। क्रांतिकारी, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हिंसक रूप से जो कार्य करते थे अपने ज़माने में, जिन्होंने अंग्रेजों की जातियों से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी हत्या तक कर दी थी, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, तो उन्हें रिवोल्यूशनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशनरी। आंदोलन, आंदोलन को मूवमेंट, क्या बोलते हैं? मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन बहुत सारे, हमारे महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए थे, इसके अलावा सत्याग्रह भी किया था, उसके अलावा बहुत सारे प्रयास किए थे, तो उनमें 3 आंदोलन प्रमुख थे महात्मा गांधी ने करा था। उसमें से एक था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन सन। उसको इंग्लिश में बोला गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट मतलब छोड़ना, छोड़ के चले जाना, इंडिया भारत को, मूवमेंट मतलब आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर दूसरा जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में किया था। इसी आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा था, ये याद रखिएगा, सन 1930 में, ठीक। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविल डिसोबीडियंस। क्या बोलते हैं? सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सन 1919 में किया था, महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतवासियों ने असहयोग आंदोलन किया था, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन सन 1919 में हुआ था, याद रखेंगे ना। 1942, 1930, 1919 ये बहुत प्रमुख आंदोलन थे जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। फिर 1942 में उन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लोगन। एक वाक्य या एक लाइन का कोई नारा दिया जाता है ना जो लोगों में जोश भर दे, तो उसे बोलते हैं स्लोगन। तो क्या नारा दिया था महात्मा गांधी ने? करो या मरो का नारा दिया था। जब अंग्रेज से त्रस्त हो गए थे, महात्मा गांधी भी त्रस्त हो गए थे, अब उनको लग रहा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय चालू हो गया था, तो जापान की सेनाएं भी बहुत नज़दीक आ गई थी। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आह्वान किया था कि अंग्रेजों हमारे लिए भारत को छोड़ दो, जापानियों के लिए नहीं। तो लोगों से आह्वान किया था अब समय आ गया है कि करो या मरो, या भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करो या मर जाओ। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डू और डाई। क्या बोलते हैं? डू और डाई, ठीक। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
क्या बोलते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। कॉपी में नोट कर सकते हैं आप कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना, यूके की पार्लियामेंट में पास हुआ था 18 जुलाई को, और इसी एक्ट के द्वारा हमें आज़ादी मिली थी। ठीक, इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो हमें संविधान के द्वारा कुछ मूल अधिकार प्राप्त हुए। अंग्रेजों के समय तो नहीं था, लेकिन भारतीयों ने कुछ मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों का जिक्र किया संविधान में। तो मूल अधिकार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य। अब अधिकार ही अधिकार सिर्फ नहीं था, अगर सिर्फ अधिकार रहेगा तो अराजकता फैल जाती, तो मूल कर्तव्यों को भी उसमें जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य, कर्तव्य जो है ना इंग्लिश में ड्यूटी बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसी के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के मुताबिक हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। ठीक ना, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें दी गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बोल कर, नाच कर, अपने त्योहारों को मनाकर, कोई कपड़ा परिधान अपना पारंपरिक पहन कर, अपने रूढ़ियों को, परंपराओं को निभा कर हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति को। तो उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। और उसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया गया, यानी बोलने की आज़ादी। हम अपने विरुद्ध हो रही जातियों के खिलाफ बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, हमें कोई रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। और जागीरदारी प्रथा नहीं है अब कि लोग हमको दबाते चले जाएंगे और हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि हमारा शोषण हो रहा है या हमारे देश के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आपको इस अधिनियम के तहत बोलने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक, और उसके बाद उसे अनुच्छेद में सबको डाला गया है। अनुच्छेद मतलब होता है आर्टिकल, पैराग्राफ। जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें जितने भी नियम हैं उन्हें अनुच्छेदों में बांटा गया है। इसे आर्टिकल्स या पैराग्राफ कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।